लास्ट ईयर एसएससी में 25 लाख एस्पिरेंट्स ने एसएससी का फॉर्म भरा था, जिसमें से केवल 0.3% लोगों का सिलेक्शन हुआ। अगर आप भी उन 0.3% बच्चों में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो में मैंने 6 टिप्स बताई हैं। उन 6 टिप्स को फॉलो करने से आपका एसएससी का एग्जाम जरूर निकलेगा। और लास्ट में एक बोनस टिप भी है, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। एसएससी एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिससे हमारे देश का हर एक युवा परिचित है। अगर किसी ने भी सपना देखा है कि वो सरकारी नौकरी चाहता है या फिर उसके कंधे पे सितारे आए जीएसटी इंस्पेक्टर बनने में, या अगर वो क्राइम ब्रांच में जाना चाहता है तो उसने एसएससी का नाम जरूर सुना होगा। एसएससी के साथ एक प्रॉब्लम भी है कि हर साल एसएससी में जो 0.3% लोग होते हैं वही सेलेक्ट हो पाते हैं। अगर मैं लास्ट ईयर का एग्जाम्पल लूँ तो 25 लाख लोगों ने एसएससी का एग्जाम भरा था और केवल 8,000 लोगों ने सिलेक्शन लिया। आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको बताऊंगा कि उस 0.3 लेवल पे आपको कैसे पहुंचना है। सारी स्ट्रेटेजी बताएंगे, किस हिसाब से आपको किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना चाहिए, क्या चीजें आपको करनी है वो तो बताएंगे ही बताएंगे, क्या चीजें आपको नहीं करनी वो भी बताएंगे। मेरा नाम आभास सैनी है और मैं एसएससी की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। 2019 में मेरा पहला बैच आया मुखर्जी नगर में, जब मैंने 25 बच्चों को ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाया। उस 25 बच्चे में से 20 बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। उसके बाद कोरोना आया और कोरोना आने के बाद मैंने ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। ऑनलाइन जब मैंने स्टार्ट किया तो एक वक्त ऐसा भी था जब केवल 6 से 7 लोग लाइव देखते थे, और आज का जो वक्त है सीजीएल 2022 में 1500 से ज्यादा लोग मेरे बैच से सेलेक्ट हुए। फिर 2023 में ये संख्या बढ़कर 1700 प्लस हो गई। तो ये इतना लंबा सफर कैसे तय हुआ, उसके पीछे कितनी मेहनत थी, ये भी आप लोग जानेंगे, और उस एक्सपीरियंस को आप अपनी तैयारी में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो भी आप जानेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूं। जो 0.3% है उसमें आपको कैसे आना है, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसी क्या मेहनत करते हैं, किस लेवल पे अपने आप को लेके जाते हैं कि आप जितने 99.7% लोग हैं उनको कैसे आप पीछे छोड़ते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैथमेटिक्स के बारे में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट है प्री वर्सेस मेंस। एसएससी के जो ज्यादातर छात्र हैं वो प्री की तैयारी अलग करते हैं, मेंस की तैयारी अलग करते हैं। वो सबसे गलत स्टेप है। देखो, मैथमेटिक्स में सिर्फ प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपकी मेंस में थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू रहती है, क्योंकि उसमें वो पूछा जाता है। बाकी जितने भी चैप्टर हैं वो सारे चैप्टर आपके प्री में भी आएंगे, मेंस में भी आएंगे। और मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर हैं अगर आप वो पहली बार पढ़ते हैं तो उसको इस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि यदि वो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है तो मैं उसको ऐसे ना जज करूं कि नहीं यार ये वाला क्वेश्चन तो मेरा प्री में ही आ सकता है, मेंस में नहीं आएगा, या फिर ये वाला क्वेश्चन मुश्किल है तो ये मेंस में आएगा। अगर आप पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन बहुत आसान है वो भी मेंस में आया हुआ है, और जो क्वेश्चन बहुत मुश्किल है वो प्री में आया हुआ है। तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि जो आपने अगर एक बारी किसी चैप्टर को पढ़ लिया, आधे क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो वो मैं प्री के लिए रख लेता हूं, और आधे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे वो मैं मेंस के लिए कर लेता हूं। आप एक ही बारी में अपनी तैयारी को उस लेवल का करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन, जितना भी डेटा है वो प्री प्लस मेंस दोनों का हो जाए। ये पॉइंट 1 है। एक पॉइंट 1 में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं। जब मैथ्स को आप प्रॉपर तरीके से कर लेते हैं तो उसमें आपको एक सबसे बड़ा पॉइंट ये रहता है कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आपका जो प्री में 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, सेम 25 क्वेश्चन प्री के मैथ्स में जैसे मैथ्स के पूछे जाते हैं वैसे ही आपके रीजनिंग में पूछे जाएंगे, और मेंस में भी 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं, वो भी आपके 90 मार्क्स के होंगे। उसमें आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। अगर आपने मैथ्स ढंग से तैयार कर ली तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रीजनिंग में आपकी हेल्प करेंगे। ये मेरा पहला पॉइंट था जिसमें मैंने आपको यह बताया कि आपको प्री और मेंस को अलग अलग ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करता हूं, सबसे बड़ा चैलेंज बच्चों के साथ ये है कि सोर्सेज कैसे यूज करें। क्या हमें पेड कोर्स लेने चाहिए, किताबें लेनी चाहिए, या फिर मुझे खुद से पढ़ाई करनी चाहिए? क्योंकि मैंने मैथ्स 10th 12th तक, कई सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि यार हमने तो टॉप किया हुआ है मैथ्स में, मेरा बहुत अच्छा स्कोर है, तो कंपटीशन में मेरे को क्या वही मैथ्स मिलेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप सोर्सेज की बात कर रहे हैं, आपका सोर्स होना चाहिए लिमिटेड। अगर हम पेड कोर्स की बात करें तो पेड कोर्स ऐसा होना चाहिए जो आपको रिवाइज करते टाइम याद आए कि हाँ, मैंने कोई 500-600 घंटे का पेड कोर्स नहीं पढ़ा हुआ, मैंने 200 घंटे का या 150 घंटे का पेड कोर्स करा हुआ है, और पेपर से जस्ट पहले मैं वो चीज रिवाइज कर सकता हूं। क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम बच्चों के साथ, जब वो एसएससी के लिए मैथ्स तैयार करते हैं तो मार्केट में वो देखते हैं कि कोई 500 घंटे में मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई 1000 घंटे में मैथ्स पढ़ा रहा है, कोई 800 घंटे में मैथ्स पढ़ा रहा है।
तो वो उस टाइम तो बहुत ज्यादा उस तरीके से सोचते हैं कि हाँ मुझे ये वाला टीचर बढ़िया है क्योंकि ये ज्यादा पढ़ा रहा है, बट वो ये भूल जाते हैं कि जब मेंस का पेपर आएगा या फिर जब आपका एक्चुअल में एग्जाम होगा तो वो सारी चीजें आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप जो पढ़ रहे हो अगर आप पहले रिवाइज करके नहीं गए तो कॉन्फिडेंस आपका जीरो और आपका स्कोर भी आएगा फिर जीरो। कॉन्फिडेंस ही आपका वहां पे चेक होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो जो क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं वो भी सॉल्व होंगे और जो आपने पहली बार देखे हैं वो भी सॉल्व होंगे। अदरवाइज जो क्वेश्चन आपने किए हुए हैं वो भी सॉल्व नहीं हो पाते अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि मेरा जो कोर्स है वो बिल्कुल कंसाइज लेवल पे चले। आपको जो चीज पढ़नी है वो इतनी पढ़नी है जो आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो आपको कोई ऐसा सोर्स लेना है जो आप रिवाइज कर सकते हैं। आप बुक्स भी कर सकते हैं, बुक्स से क्या होता है आपकी प्रैक्टिस हो जाती है और बहुत सारी चीजें आपको रियल टाइम में करनी है। तो आप टाइमर लगा के बुक को सॉल्व करिए। आप सोच रहे हो कि हाँ मैं लेटा हुआ हूं, मैं रजाई में बैठा हूं, उस टाइम पे मैं सॉल्व कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अगर घड़ी लगा के, अगर टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते तो आप पेपर में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि हमें जो सोर्स है वो बहुत वाइजली चूज करना है। अगर आपने वाइजली चूज नहीं किया तो आप फंसेंगे ही फंसेंगे। अब मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूं। तीसरा पॉइंट है कि मुझे नोट्स मेकिंग करने की क्या जरूरत है, क्या मुझे नोट्स बनाने चाहिए या बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। अगर हम बात करें, नोट्स की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि जब आप 200 घंटे या 250 घंटे या 150 घंटे जब आप पढ़ लेते हैं तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस चाहिए होता है। आपने सपोज कीजिए मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ी 10 घंटे की, अब वो 10 घंटे आपने वीडियो में देख लिए या आपने ऑफलाइन सेंटर में जाके देखा तो वो 20 घंटे में हुए। तो जब आप नोट्स बना लेते हैं तो वो 10-20 घंटे का कंटेंट आपका रिवाइज जो हो जाता है वो केवल 1 घंटे में हो जाता है, क्योंकि वो जब लिखा हुआ है पीडीएफ फॉर्म में है या फिर अगर आपने उसको अपने हाथ से लिख लिया तो रेफरेंस के लिए नोट्स का सबसे ज्यादा बहुत बड़ा रोल है। अगर आपने नोट्स नहीं भी बनाए तो जो शीट्स मिलती हैं अगर आप उसको प्रिंट निकाल लेते हैं, प्रिंट निकालने के बाद उसमें आप अपना आंसर लिख लेते हैं तो वो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। नोट्स मेकिंग बहुत सारे जो हमारे युवा हैं वो इसलिए भी स्किप कर देते हैं कि नहीं ये थोड़ा सा गर्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से है, नोट्स मैं तो नहीं बना सकता और मेरी अच्छी राइटिंग नहीं है, ये सब सोचते हैं और अपना नुकसान करते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं करना आपने, सबने नोट्स बनाने हैं। अगर आप 2 घंटे की क्लास देख रहे हो तो कम से कम उसमें से 15 मिनट का ऐसा जरूर होगा जो दोबारा से आपको रेफर करना पड़ेगा, तो आप नोट्स जरूर बनाएंगे। ये था मेरा तीसरा पॉइंट। अगर मैं चौथे पॉइंट की बात करता हूं तो मैथ्स में जो सबसे बड़ा रोल है वो है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। बच्चे फाइट में लगे हुए हैं कि मैं शॉर्टकट वाली मैथ सीख लूं, क्या मुझे 5 सेकंड में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। देखो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को 5 सेकंड में करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले तो आपकी सोच ही गलत है। आप जब भी कोई क्वेश्चन देखें या कोई भी चैप्टर आप देखें उसके अंदर आपका 70% पार्ट ऐसा आएगा जो आपको शॉर्ट ट्रिक से हो भी जाएगा, क्योंकि उसके जो टाइप हैं, क्वेश्चन वाले टाइप हैं, वो बार बार पहले भी आ चुके हैं, आगे भी आएंगे। लेकिन जो 30% होता है वो प्योर ट्रेडिशनल बेस्ड होता है, क्योंकि अगर कोई टाइप वाइज मैथ्स पढ़ता है और उसको पता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को शॉर्टकट से करने का तरीका ये है तो वो जरूर फंसेगा पेपर में अगर थोड़ी सी भी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो अपने आप से आज के बाद जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ो या जब भी कोई चैप्टर पढ़ो उस टाइम पे ये पूछो कि क्या आप एग्जाम ओरिएंटेड मेथड से इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा इस चीज का ही ध्यान रखता हूं कि बच्चों को केवल वही चीज दी जाए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। मान लीजिए हमने आपको एक ऐसी चीज दे दी जो देखने में तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन जैसे ही उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाएगा या फिर लैंग्वेज ट्विस्ट हो जाएगी तो वो चीजें बदल जाती हैं। वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको जब भी किसी क्वेश्चन को या जब भी किसी चैप्टर को डील करना है तो अपने आप से जरूर ये क्वेश्चन पूछना है, बार बार पूछना है कि क्या सेम क्वेश्चन जब मेरे सामने आएगा मैं उसको एग्जाम में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। भले ही उसके लिए मेरा मेथड चाहे 1.5 मिनट का हो या 2 मिनट का हो, अगर आप उसको कर लेंगे सॉल्व तो वो जरूर जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो वो आपके 1 मिनट के अंदर कंट्रोल में आ जाएगा। ये आपका था फोर्थ पॉइंट। अगर मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूं, प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहता है एसएससी एग्जाम में और कैलकुलेशन स्पीड का क्या रोल रहता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए प्रीवियस ईयर हर एक एग्जाम में, नॉट ओनली एसएससी, अगर हम बात करें कि हम जैसे पढ़ाते सिर्फ एसएससी को है, लेकिन अगर सिलेबस एसएससी का जो है वो बाकी अगर इंडिया में कोई भी एग्जाम होता है उसमें सेम सिलेबस में से सेम चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हम
पूरी गिद्ध की नजर से देखते हैं और उसको करवा देते हैं। आपके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उस चैप्टर में अगर आपने वो क्वेश्चन एक बार कर लिया और सेम चैप्टर किसी और एग्जाम में पूछा जा रहा है, भले ही आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन वो कंपटीशन एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। अगर वो कंपटीशन में आ गया तो वो क्वेश्चन जरूर आने वाले टाइम में आपसे पूछा जाएगा। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप रेफर करते हो तो केवल एसएससी को नहीं, सेम चैप्टर के लिए अगर कोई और एग्जाम में भी आता है तो आप प्रीवियस ईयर जरूर रेफर करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि 70 से 80% कोई भी एग्जाम हो उसमें प्रीवियस ईयर आपकी मदद करता है। 20% जो मदद करता है वो मैं आगे अगले पॉइंट में बताऊंगा। अब देखिए, अगर हमने प्रीवियस ईयर की बात करी तो एक कैलकुलेशन स्पीड का भी बहुत बड़ा रोल है। कैलकुलेशन स्पीड के लिए सबसे सबसे बड़ा जो मिथ है वो ये है कि मेरे को क्या रोज आधे घंटे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए? अगर मुझे मैथ स्ट्रांग करनी है तो क्या मुझे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के सवाल रोज सुबह उठ के जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही गलत है। रीजन मैं बताता हूं आपको। अगर आप इस तरीके से कर भी लोगे और जैसे ही आप क्वेश्चन करोगे तो आप वही मेथड करोगे जो आपके पुराने मेथड है कि हाँ लिख के मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। मैंने वैदिक मैथ्स के चाहे मैंने 10 चैप्टर सीख लिए, लेकिन अगर आपने उसको रियल टाइम में मॉक के टाइम पे नहीं सॉल्व किया तो आपको सबसे बड़ी चैलेंज फेस होगा। आप एक तरीके से वो सारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप कैलकुलेशन स्पीड चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर बढ़ा दो। जैसे मान लीजिए अगर 50 क्वेश्चन आप रोज प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं और आपकी कोई कैलकुलेशन स्पीड कम है तो आप उसको 70-80 पे ले जाओ और रियल टाइम में टाइमर लगा के घड़ी चालू करके क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि जब क्वेश्चन के साथ वाली कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी तभी आप कर पाएंगे। वरना वैदिक मैथ्स की ट्रिक तो हर जगह अवेलेबल है, उससे किसी का भला हो नहीं पाया है। अगर मैं 6th पॉइंट की बात करता हूं तो वो है मॉक एनालिसिस। देखिए, बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि मॉक एनालिसिस आखिर है क्या। मैंने मॉक टेस्ट दे दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद कोई बोलता है मुझे आधा घंटा एनालिसिस करने में लगता है, कोई बोलता है मुझे 1 घंटा एनालिसिस करने में लगता है। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो ये नहीं समझ पाते कि ऐसा क्या करते हैं मॉक टेस्ट देने के बाद जो एनालिसिस में इतना टाइम लगता है। देखो, एनालिसिस का मतलब है कि जो क्वेश्चन आपको पेपर देते टाइम दिक्कत कर रहे हैं या फिर जो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल सॉल्व नहीं हुए, उन क्वेश्चन को आपने एक जगह नोट कर लिया और उसको इस तरीके से नोट किया कि अगर वो दोबारा आपके सामने कभी भी आते हैं तो आप उनको कभी भी स्किप नहीं करेंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे। वो होता है एनालिसिस। इसलिए जैसे क्वेश्चन बढ़ता जाएंगे, क्वेश्चन नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे प्री का आपका मान लीजिए मैथ्स में सिर्फ 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका टाइम थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा। लेकिन एनालिसिस का मतलब ही यही होता है कि अगर आपने वो क्वेश्चन आपसे आज वाले मॉक में नहीं हुआ, सेम क्वेश्चन आपको 5वें मॉक में या 6ठे मॉक में आपकी लाइफ में दिखता है तो आपका स्किप नहीं होना चाहिए। चाहे उसके लिए आपको ट्रेडिशनल मेथड यूज करना पड़े, कि कोई भी मेथड आपको यूज करना पड़े, आप बेझिझक उसको कर पाएंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगे। इन पॉइंट्स के अलावा आपको एक बोनस पॉइंट भी मैं दूंगा। देखिए, एक सबसे बड़ी जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज होती है मैथ्स के अंदर, वो है सिली मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपका आंसर आया 4/5, आपने स्क्रीन पे देखा पहला ही ऑप्शन है 5/4, आपने मार्क कर दिया, आपको लगा कि हाँ मेरा तो पेपर बहुत अच्छा गया है। आप जब बाद में आके देख रहे हो तो आप देख रहे हो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। और एक सिली मिस्टेक यानी एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाता है तो जो कंपटीशन आप फेस कर रहे हैं उस कंपटीशन से या तो आपको बाहर कर दिया जाता है, या फिर आप जो एक बड़ी पोस्ट लेना चाहते हो जिसके लिए ज्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं वो मार्क्स आपके कम हो जाते हैं और आपको कोई छोटी पोस्ट मिल जाती है, इसलिए फिर आप दोबारा से एग्जाम देते हो। सिली मिस्टेक बहुत सारी तरीके की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बोला कि किसी क्वेश्चन में मुझे रेडियस की जगह डायमीटर दिख गया, डायमीटर की जगह रेडियस दिख गया, तो भी आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिली मिस्टेक और भी तरीके की होती है। आपको आंसर मार्क करना था 0.1, आपने मार्क कर दिया 0.01, यानी कि सिली मिस्टेक का मतलब ही यही है कि वो मिस्टेक जो आप इंटेंशनली नहीं कर रहे, आपको आता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन फिर भी आपसे गलती हो गई। और सिली मिस्टेक का जो हर्जाना है वो आपको 1-1.5 साल पीछे ले जाता है। आपको लगता है कि मुझे मैथ्स बहुत अच्छी आती है, मुझे पर्टिकुलर टॉपिक बहुत अच्छा आता है, लेकिन जैसे ही आपकी गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, आपका वो पूरा 1 साल पीछे चले जाते हो, क्योंकि एसएससी के प्रोसेस में टाइम लगता है। तो सिली मिस्टेक अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप सिली मिस्टेक जो जो आपकी सिली मिस्टेक होती है मॉक के टाइम पे, उनके लिए आप अलग से नोट बना लो कि मेरी सिली मिस्टेक ऐसी होती है कि भाई मैं रेडियस की जगह डायमीटर गलती कर देता हूं, मेरे को मेंसुरेशन क्वेश्चन में पाई लिखा होता है
22/7 और मैं ध्यान नहीं देता 3.14 कर देता हूं, वो आपकी सिली मिस्टेक हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव की सिली मिस्टेक कर दी, वो भी आपसे गलती हो गई। थीटा आप पुट करते हो ट्रिग्नोमेट्री में, मान लीजिए आपने 30 पुट किया, आपने देखा पहला क्वेश्चन मेरा मैच कर गया, फोर्थ क्वेश्चन में फिर से सेम आ रहा है, वो आपने गलती कर दी, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो आप सिली मिस्टेक अवॉइड कैसे करते हैं? जब आप उसको पहले से ही जान लेते हैं कि ये सिली मिस्टेक होती है, मार्केट में ये सिली मिस्टेक है और मेरे साथ ये सिली मिस्टेक हो जाती है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसको हम जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं, पूरा नहीं पढ़ते, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का टाइप याद कर लेते हो तो आपको लगता है कि वो क्वेश्चन सेम ही आ गया आपके पेपर में, लेकिन वो भी एक बहुत बड़ी सिली मिस्टेक में काउंट होता है जब हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। तो ये भी आपका एक बहुत बड़ा पॉइंट है। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि एसएससी एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। एसएससी से जो आपको पोस्ट मिलती है वो आपको छोटी मोटी पोस्ट नहीं मिलती। आपको मालूम है कि अगर आपने एक बार एसएससी क्लियर कर दिया तो आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। जो पेरेंट्स हैं वो ये सपना देखते हैं कि हाँ हमारा लड़का आने वाले टाइम में जॉब करेगा, कोई मिनिस्ट्री में जॉब करेगा, कोई इंस्पेक्टर बनेगा, अलग अलग तरीके से उनके सपने होते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी फैमिली और आपके पेरेंट्स के अलावा सारी दुनिया ये चाहती है कि आपकी जॉब ना लगे। तो अगर आप उन सब लोगों को गलत साबित करना चाहते हैं तो आप भरपूर मेहनत करिए और उन सबको गलत प्रूफ कर दीजिए।